Good morning, students. This is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture. This is the ninth lecture, and in this lecture we will be discussing about line spectrum of hydrogen. ठीक है, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम के मामले में देखिए, स्पेक्ट्रम की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की एक नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो देखिए, पिछली क्लासेज में हमने देखा था कि जो डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर मान लीजिए अगर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं और हाइड्रोजन गैस में जब आप हाई एनर्जी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, आयनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस के एटम्स बनते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स बनते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि नेचुरल रूल है, नेचर का एक नॉर्मल सा रूल है कि एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, यानी कि जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो कम स्टेबल होता है, यानी एक जगह कम टिकता है, बार बार इधर उधर जाता है। लेकिन अगर एनर्जी उसका ज़्यादा है तो इसका मतलब वो एक्टिविटी भी ज़्यादा करेगा। इन द सेम वे अगर एनर्जी कम है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब बातें जो है ये यहाँ पर भी सेम रूल एप्लीकेबल है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जो हाइड्रोजन जो होता है जब एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो जो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और वो जो एनर्जी होती है उसके पास, उस एनर्जी को वो रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो एक जो स्पेक्ट्रम है हमारा अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसके विजिबल रीजन में रिलीज करता है। ठीक है, तो देखिए बाल्मर नाम का एक बाल्मर साइंटिस्ट था, और बाल्मर साइंटिस्ट ने ये जो हाइड्रोजन था उसका स्पेक्ट्रम जो है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था। इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें कुछ लाइंस बनती है और लाइंस की जो सीरीज होती है, तो सबसे पहले बाल्मर ने ये सीरीज़ देखी थी। ठीक है, क्यों देख पाया बाल्मर ही इसको क्यों देख पाया था, क्योंकि बाल्मर ने जो सीरीज़ देखी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके विजिबल रीजन में थी, दैट्स व्हाई वो इसको ऑब्जर्व कर पाया। ठीक है, अब उसने इसके लिए बाल्मर के लिए जो नाम दिया उसने उसको हम बाल्मर सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, और बाल्मर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या बाल्मर जो स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था, उसके लिए उसने एक एक्सप्रेशन दिया, एक विदाउट हमारे पास उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, तो उस डेरिवेशन में देखिए एक्सप्रेशन में न्यू बार दैट इज़ वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 देन 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड देन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेंटीमीटर इनवर्स, वेव नंबर का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा होगी इस केस में। क्यों? क्योंकि ये बाल्मर सीरीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखिए जो ये 109677 जो वैल्यू है, इसको जो नाम दिया गया है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने भी सेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम किया, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टडी के आफ्टर उसने भी एक जनरलाइज्ड फार्मूला बताया, और वो जो जनरलाइज्ड फार्मूला है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल, उसको हम क्या बोलते हैं न्यू बार, या जो हम फ्रीक्वेंसी का जो नोटेशन यूज़ करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के बार की इक्वल होता है, दैट इज़ वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 अपॉन
इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², और यूनिट यहाँ पे भी सेम ही है, सेंटीमीटर इन्वर्स। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बात है, वेव नंबर की ही बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखिए ये n1 क्या है, n2 क्या है। n1 का मीनिंग ये है कि n1 की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू से एक ज़्यादा, अगर n1 की वैल्यू 1 है तो n2 की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके, n1 की वैल्यू अगर 2 है तो n2 की वैल्यू 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके बाद में जो है इन्हीं सभी के बेसिस पे, अच्छा ये जो 109677 जो वैल्यू है, इसी को हम लोग पहले बताया मैंने रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, वो है इसका सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट अगर हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज़ मिलती है। बाल्मर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इस सीरीज़ के बारे में सबसे पहले पता लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाल्मर ने ही किया था, उसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। अब बाल्मर सबसे पहले क्यों देख पाया? क्योंकि ये विजिबल रीजन की कहानी थी, विजिबल रीजन की। लेकिन बाकी जो सीरीज़ है उनमें देखिए, जो फर्स्ट सीरीज़ है लाइमन सीरीज़, सेकंड बाल्मर सीरीज़ बताई दिए, थर्ड पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। तो n1 की वैल्यू इनके लिए, n2 की वैल्यू, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के किस रीजन से रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कौन सा सीरीज रेडिएशन के किस रीजन में आता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने भी जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन फाइट किया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, विजिबल वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि बाल्मर सीरीज होती है वो कौन से रीजन में शो होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो n1 और n2 जो है वो क्या है, सब जो रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला या जो एक्सप्रेशन बताया उसके अंदर ये n1 और n2 की वैल्यू यहाँ से आती है, ठीक है। तो देखिए लाइमन के अंदर फर्स्ट यूवी रेडिएशन या यूवी रीजन में है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ये जो लाइमन सीरीज़ होती है, लाइमन सीरीज़, उसके लिए n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और ये यूवी रीजन में होता है। बाल्मर के लिए हम बता चुके हैं कि ये विजिबल रीजन में होता है, दैट इज़ वाई बाल्मर वाज एबल टू डिस्कवर इट। बाल्मर इसीलिए इसको खोज पाया था। नेक्स्ट आता है इसके बाद में जो पाश्चन के लिए वैल्यू 3 होगी, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, और n2 की वैल्यू जो है वो 3 4 5 जो भी है आगे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज जो है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको याद रखनी है, ठीक है। एक फिक्स ऑर्डर है इनका, और उसी ऑर्डर को इनको फॉलो करते हुए आपको चलना है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, आगे भी है लेकिन अभी इस लेवल पे आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है। फुंड के बाद हम्फ्री आता है, ये सब आते हैं, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट जो इनके रीजन होते हैं वो भी आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट यूवी रेडिएशन वाला है, फर्स्ट रीजन जो है वो यूवी वाला है, उसके बाद में विजिबल है, और उसके बाद वाले जो बाकी हैं वो सब इंफ्रारेड में आते हैं। अब इसके बाद में देखिए आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर दिया हुआ है 2.11, और उस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि जो लाइमन का जो सीरीज है, लाइमन का जो सीरीज़ है, उस लाइमन के सीरीज़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये इस पिक्चर को देखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n की वैल्यू 1 में आता है, या इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी -1 से 1 में आता है, तो उस कंडीशन में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो है लाइमन सीरीज़ का, ठीक है, लाइमन सीरीज़ का। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में जो सेकंड वाला है बाल्मर सीरीज़ के लिए, तो बाल्मर सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से n की वैल्यू 2 में आता है, या
एन की वैल्यू जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू ये सब दिखाई देते हैं। तो ये विजिबल लाइट का ही पार्ट है, दैट इज़ वाई ये यहाँ पे आपको शो होता है। और इसीलिए विजिबल रीजन में आने की वजह से ही बाल्मर इसको डिस्कवर कर पाया था। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये जो चीज़ें हैं इससे अपने को क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये जो स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का, जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी से पता चलता है कि ये जो स्पेक्ट्रम या जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसकी दो इम्पोर्टेंट बातें ये है कि फर्स्ट ये है ये यूनिक होता है। फर्स्ट क्या होता है, ये यूनिक होता है। यूनिक इन द सेंस कि दो एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं होगा। किसी भी दो एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो सेम नहीं होता है। और ये सेम वैसे ही फीलिंग है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी फिंगर्स की जो फिंगर के ऊपर जो टिप होता है वहाँ पर जो उसका भी प्रिंट होता है फिक्स सर्कुलर, वहाँ पर लाइंस होती है, उनका एक पैटर्न होता है फिक्स। और वो जो पैटर्न होता है, जैसे मेरी फिंगर्स का जो पैटर्न है वो आपकी फिंगर्स के पैटर्न से कभी भी मैच नहीं करेगा। यानी कि इस वर्ल्ड में, दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों की फिंगर्स का जो प्रिंट है दैट इज़ कॉल्ड फिंगर प्रिंट, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिए ये जो इम्पोर्टेंट इससे इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि ये जो फिंगरप्रिंट होता है जैसे मैच नहीं करता है, वैसे ही एक एलिमेंट का फिंगर स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम के साथ में जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, दूसरा जो बात है ये है कि यहाँ पर स्पेक्ट्रम जो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, उसके सभी लाइन स्पेक्ट्रम में एक रेगुलरिटी होती है। रेगुलरिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? रेगुलरिटी का मीनिंग ये है कि जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, फुंड, ये क्या है, एक फ़िक्स ऑर्डर में है। ठीक है, फर्स्ट इनका जो गैप होता है वो एक गैप फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। लाइमन और बाल्मर के बीच का जो गैप है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो आपको आगे भी काम आएगी, बहुत बार काम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में ये जो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर और उसी समय के एक और ग्रेट साइंटिस्ट बोहर, उसने मॉडल दिया, बोहर्स मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका टॉपिक बोहर्स मॉडल। पूरा नाम, फुल नेम जो है बोहर्स का, नील्स बोहर। एक्चुअली बहुत ही क्लेवर साइंटिस्ट, बहुत ही चालाक साइंटिस्ट, जिसने जो फैक्चुअल बातें हैं उनको ही एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, एक मॉडल के फॉर्म में प्रेजेंट किया था। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये उसने हाइड्रोजन के लिए दिया था, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो याद रखना है कि बोहर का मॉडल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल था। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन एक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल एटम होता है, सिंपल एलिमेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बोहर मॉडल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स होते हैं जो कि जनरल फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं। हमें पता है क्यों? क्योंकि ये बात बोहर ने बताई। बोहर से पहले हमें पता है कि सर्कुलर पाथ जो होते हैं उनको, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ होते हैं, फिक्स्ड रेडियस के सर्कुलर पाथ, जैसे ये फर्स्ट रेडियस ये n=2 वाला है और नेक्स्ट n=3 वाला ये। ठीक है, तो ये जो रेडियस होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनकी रेडियस जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट होते हैं, इन ऑर्बिट के लिए दूसरे जो नाम है, जैसे इसी ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट का जो दूसरा नाम है वो भी आपको याद रखना है। ऑर्बिट को हम स्टेशनरी स्टेट, या एक और नाम है इसका ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, और अलाउड एनर्जी एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही बात है। ऑर्बिट बोल दो आप, स्टेशनरी स्टेट बोल दो, या फिर आप
अलाउड एनर्जी स्टेट बोल दो, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो ऑर्बिट है, तो इन ऑर्बिट का मतलब क्या है, ये सभी ऑर्बिट जो होते हैं, एक चीज़ याद रखना, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सर्किल होता है, कंसेंट्रिक सर्किल, उसका मीनिंग क्या होता है कि एक बहुत सारे ऐसे सर्किल्स जिनका सेंटर सेम होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स जिनका सेंटर सेम होता है, तो उनको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो एटम के चारों ओर, अराउंड द एटम, ऐसे बहुत सारे सर्किल्स होते हैं, फिक्स्ड रेडियस के सर्किल्स होते हैं, और उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एटम के लिए कि एटम के अंदर ये जो डिफरेंट रेडियस के जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी रेडियस जो होती है वो अलग अलग होती है, और ये सब डिपेंड करती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, ये जो राउंड शेप में होते हैं, इनको हम एग्जैक्टली राउंड शेप में, अभी तो हम बोल रहे हैं राउंड शेप में, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि ये राउंड शेप में नहीं होते हैं, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। तो कैसा होता है बाद में देखेंगे हम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ जिसको हमने ऑर्बिट नाम दिया है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर जब मूव करता है, तो उस कंडीशन में इसका जो क्या बोलते हैं जिसको, एनर्जी जो होता है वो लूज़ नहीं करता है या एनर्जी गेन नहीं करता है। तो ध्यान रखना, एक ही ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है, मूव करता है, तो उस कंडीशन में एनर्जी लॉस नहीं करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, यानी कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो उस कंडीशन में एनर्जी को रिलीज़ करता है, ठीक है। उस कंडीशन में ये एनर्जी को लूज़ भी कर सकता है या फिर उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ठीक है। तो हायर एनर्जी स्टेट में जाने पर ये प्रॉब्लम, यानी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस आएगा हायर एनर्जी से, तो उस कंडीशन में एनर्जी को हायर से लोअर में आने पर रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और ये जो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अब अगर ये सर्कुलर पाथ का ऑर्बिट है, तो इसको हम जैसे फर्स्ट के लिए हम बोलते हैं कि n = 1, n = 2, n = 3, एंड इसके बाद भी बहुत सारे हैं, सो ऑन, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ऑर्बिट्स का, ये है इनकी रेडियस के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। नेक्स्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में जब मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं n1 से n3 में या n1 से कोई भी स्टेशनरी स्टेट में मूव कर सकते हैं, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी विच दे आर गेनिंग और विच दे आर रिलीजिंग, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उस कंडीशन में एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, और जब वापस जाएगा तो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी का जो चेंज होता है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन है न्यू के लिए। न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी, डेल्टा ई अपॉन एच, ठीक है। और एच तो वही है जो हमने पहले भी देखा है, एच का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, और ये डेल्टा ई क्या है? चेंज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, E2 - E1 अपॉन E2 क्या है? फाइनल एनर्जी अपॉन एच वही प्लांक्स कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, क्या कहते हैं इसको हम? बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो आप लोगों को BFR के फॉर्म में याद रखनी है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल के फॉर्म में याद रखनी है। न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी है।
फ्रीक्वेंसी किसका फ्रीक्वेंसी है? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में मूव कर रहा है। चलिए क्वेश्चन ये है कि एच की वैल्यू जो है बाहर से एच का जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू और इसका यूनिट सभी लोग कमेंट्स सेक्शन में बताइए। देखते हैं कौन बता पाता है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में मूव करता है तो उस कंडीशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ MVR, एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। V ये वाला नोटेशन म्यू है और इसको हम NU से लिखते हैं। ये V है, वेलोसिटी वाला V है ये, और इसको V से लिखते हैं। ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। MVR एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π, जहाँ पर H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, वही पहले वाला जो हमने पहले देखा है अभी, और अपॉन 2π ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को भी आपको याद रखना है, जो कि हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। तो ये वैल्यू जो है n=1 के लिए क्या होगी, n=2 के लिए क्या होगी, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये? कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जितने भी जो ऑर्बिट्स होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उस कंडीशन में, अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रोटेशनल मूवमेंट कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसका जो मोमेंटम होता है उसको हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो MVR हो गया, MVR = NH/2π, और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसकी वैल्यू अलग अलग n के ऊपर डिपेंड करती है। n की वैल्यू 1 के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, n की वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू n=1 के लिए अगर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, n की वैल्यू उसमें 1 पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, देखते हैं कहाँ लिखे हैं, n=1 के लिए कितना वैल्यू आता है, H/2π, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो H/π। चलिए, ये दोनों की वैल्यू है n=1 और 2 के लिए। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखते हैं कौन बता पाता है कि n=1 के लिए बड़ा है कि n=2 के लिए बड़ा है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से वाले के लिए बड़ी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में जो है ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के लिए। ठीक है, एक ही सर्कुलर पाथ के लिए तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी तो उसका वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट H/2π, H/π, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, H है, सिमिलर है, पाई सिमिलर है, कांस्टेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट के लिए एक n के लिए एक वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसकी। अब देखिए, इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट होता है उसकी हम बात करें तो जैसे नेक्स्ट दो है, तो वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे अभी।
इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ऐसे ही बोहर ने क्या किया था, ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको मिलाकर उसने अपने बोहर की जो थियरी थी उसके कुछ पॉइंट्स बताए थे, और वो जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, ये है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू, और ये जो रेडियस होती है इसकी, फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है आर कौन से ऑर्बिट की, मान लीजिए एन ऑर्बिट की, तो आर एन इज़ इक्वल टू फर्स्ट यानी एन नंबर के ऑर्बिट के लिए, तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल के लिए, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल के लिए, जहाँ पर ए नोट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ए नोट इज इक्वल टू 52.9 पीएम। चलिए क्वेश्चन ये है कि ये पीएम क्या होता है, व्हाट इज़ दिस पीएम। इस पीएम का जो मीनिंग है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएम, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएम, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ए नोट क्या हो गया, 52.9 आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नोट, जहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट, क्योंकि ए नोट तो क्या है, कांस्टेंट है, आर एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज़ करने पर, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2 पुट करने पर जो रेडियस है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जब एन की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो एटम से न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, दूर होता जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि इसकी वैल्यू ए नोट के ऊपर फिक्स होती है। ए नोट जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, ए नोट की वैल्यू को आप 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 1 आर एन इज इक्वल टू आर वन इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। पीएम जो मैंने बोला था, पीएम पिकोमीटर, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। यानी कि ये हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसका, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस है 52.9। ठीक है, अब एन स्क्वायर की वैल्यू और आर एन में क्या रिलेशन है, एन स्क्वायर इंक्रीज़ करने पर आर एन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और डबल इंक्रीज़ होती है, क्योंकि एन का पावर 2 है। ठीक है, इसका मीनिंग कि ये जो कंसेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स के जो कंसेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं उनकी जो रेडियस होती है वो इंक्रीज़ होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ई एन इज इक्वल टू, यानी कि nth ऑर्बिटल के लिए एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर एच अपॉन, आर एच क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसका रेडियस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ई एन क्या है, माइनस आर एच अपॉन एन स्क्वायर, और एन का मतलब nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। आर एच की वैल्यू पता ही है हमें, 109677। ठीक है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ई एन क्या है, एन स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एन क्या है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन का मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, वो यहाँ पर माइनस में आ रही है, यानी कि एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए। ठीक है, उस कंडीशन में एन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस में आती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर पुट करते हैं तो 2.18 × 10⁻⁸ जूल। ठीक है, आर एच की वैल्यू यहाँ पर, ये आर एच क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू देखिए, फर्स्ट जो था वो तो था, ये तो है सेंटीमीटर इन्वर्स में, और ये वाली जो वैल्यू है ये है जूल में, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये माइनस वैल्यू जो है उसका क्या मीनिंग है, माइनस वैल्यू का क्या मीनिंग है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है।
n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो उस कंडीशन में E1 की वैल्यू जो है वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल आता है। और फिर इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाता है। एक ऐसा भी टाइम आता है जब उसकी वैल्यू माइनस से दूर जाने पर 0 की तरफ हो जाती है। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इफ़ेक्टिव एरिया से या उसका जो कंट्रोल है उससे बाहर चला गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस जो है उसका होल्ड जो होता है वो ख़त्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर। ऐसा इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए En जो ये एनर्जी की वैल्यू के लिए जो एक्सप्रेशन है वो आपको याद रखना है अच्छे से। और इसमें n² जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पे जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो En की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मीनिंग कि इन्फिनिटी पर ही इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है क्योंकि इन्फिनिटी के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बियॉन्ड आवर लिमिट। ठीक है, जितना हम सोच सकते हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो जाता है। ठीक है, और तो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी रेडियस मैंने बताई 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाने के लिए देखिए कितना कुछ करना पड़ेगा। तो जनरली इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो माइनस में ही हम लोग शो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था इसके बारे में। आज की लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की हमने, और इसके अलावा जो और बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनको आप रिवाइजिंग करते रहिए। जो इसका रिवीजन है इस चैप्टर का और केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, ये जो दोनों चैप्टर हैं इतने इम्पोर्टेंट है कि मैं मतलब वादे के साथ विद प्रॉमिस कह सकता हूँ कि आपको ये अच्छे से लर्न करने के बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कीजिए, इसको लर्न कीजिए और अपना जो है मैक्सिमम देने की कोशिश कीजिए। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।